नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है शुक्रवार, यानी आपके चिट्ठी पत्रों को हम करेंगे शामिल अपने कार्यक्रम में और हमारे कृषि विशेषज्ञ करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। कार्यक्रम में हमेशा की तरह होंगे कृषि समाचार, मंडी भाव और खबरें खेती की। किसान बहनों और भाइयों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको मिले अपनी मेहनत का पूरा लाभ। इसलिए आजकल हम आपको दिखा रहे हैं विस्तृत रूप से मंडी भाव। जी हाँ, आपने शायद गौर किया होगा कि खबरें खेती के दौरान एक पट्टी जो टीवी स्क्रीन के नीचे चल रही होती है, जिसे स्क्रॉल या टिकर भी कहा जाता है, उस पर हम आपको दिखाते हैं विस्तृत रूप से मंडी भाव, ताकि आपको मिले अपनी मेहनत का पूरा लाभ। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि कृषि से जुड़ी कोई भी नई जानकारी और नई खबर आपसे ना रहे अछूती। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें खेती की। किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा मृदा उर्वरता कार्ड। खरीफ फसलों का बुआई रकबा 533 हेक्टेयर के पार। भारत में 4.2% की दर से बढ़ रहा है दूध उत्पादन। दलहन के रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद और घरेलू बाजार में प्याज के मूल्य में आई स्थिरता। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति पर गंभीर चिंता जताते हुए किसानों को मिट्टी की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 सचल प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय किया है। मिट्टी के अनवरत जांच के लिए किसानों को मृदा उर्वरता कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। खेती बाड़ी पर विशेष ध्यान देने वाली केंद्र सरकार ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति में गिरावट पर चिंता जताते हुए किसानों को इस बारे में जागरूक करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे कृषि विज्ञान केंद्रों की मृदा परीक्षण सुविधा को विस्तारित करते हुए मिट्टी की जांच के लिए 100 सचल प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय किया है। सरकार के इस फैसले से दूर दराज के किसानों को काफी फायदा होगा। वे घर पर ही अपने खेतों की मिट्टी की जांच करा सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन ने इस बारे में बताया कि सरकार किसानों के हितों के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मिट्टी की उर्वरता में गिरावट चिंता का विषय है। इससे खेती के संसाधनों का वांछित इस्तेमाल नहीं हो पाता। मिट्टी की उर्वरता बेहतर होने से फसल बेहतर होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सरकार ने प्रत्येक किसान को मृदा उर्वरता कार्ड उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खरीफ फसलों की बुआई तेजी से चल रही है। किसानों के समय रहते बुआई करने से खरीफ फसलों का बुआई रकबा 533 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खरीफ फसलों का बुआई रकबा 533 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है। मंत्रालय के अनुसार देश के कई इलाकों में समय रहते बरसात होने से खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आई है। देश के विभिन्न हिस्सों में गन्ने और कपास की बुआई का कार्य तेजी से चल रहा है। राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक 46.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने और 76.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई की जा चुकी है। इसी तरह 165.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान, 44.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दालें, 84.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाज और 107.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन की बुआई की जा चुकी है। मंत्रालय के अनुसार अभी भी खरीफ फसलों की बुआई चल रही है, जिससे खरीफ फसलों के बुआई रकबे में और वृद्धि होने की उम्मीद है। देश में आमदनी बढ़ने के साथ ही दूध की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत में राष्ट्रीय डेयरी योजना के चलते दूध उत्पादन 4.2% की दर से बढ़ रहा है, जो दुनिया के दूध उत्पादन की दर से करीब 2 गुना है। भारत में राष्ट्रीय डेयरी योजना के चलते दूध उत्पादन 4.2% की दर से बढ़ रहा है, जो दुनिया के दूध उत्पादन की दर से करीब 2 गुना है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार डेयरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस क्षेत्र में करीब 7 करोड़ परिवार, विशेषकर महिलाएं लगी हुई हैं। पिछले दशक में विश्व में दूध का उत्पादन 2.2% की दर से बढ़ा है, लेकिन भारत ने इस मामले में विशेष सफलता हासिल की है। भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि दर दुनिया के औसत की तुलना में करीब 2 गुनी 4.2% है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संकेत मिल रहे हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दूध की मांग 150 लाख टन और 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 180 लाख टन तक पहुंच जाने की संभावना है।
विश्व में भारत के दुग्ध उत्पादों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे ये कारोबार का एक सशक्त माध्यम भी बन रहा है। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के मामले में सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि वर्ष 2013-14 में देश में दलहन का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है। देश में अनाज उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दलहन उत्पादन के मामले में पिछड़ रहे भारत की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार पिछले कई साल से दलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। सरकार का इसी कोशिश का नतीजा है कि वर्ष 2013-14 में देश में दलहन के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार देश में वर्ष 2013-14 में दलहन का उत्पादन रिकॉर्ड 19.6 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के मुकाबले 7.10% अधिक है। इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि दलहन के आयात में देश की काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती थी। इसे देखते हुए सरकार ने दलहन उत्पादन पर जोर दिया था। सरकार की इसी समन्वित योजना के कारण ही दलहन उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य में की गई वृद्धि के बाद घरेलू बाजार में प्याज के मूल्य में स्थिरता आई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार हाल ही में मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य में वृद्धि कर दी गई थी। ये वृद्धि घरेलू बाजार में प्याज के मूल्य में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए की गई थी। मंत्रिमंडल ने प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य को $300 प्रति टन से बढ़ाकर $500 प्रति टन कर दिया था। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अंतर मंत्रिमंडलीय स्तर पर हुई बैठक के इस फैसले का सकारात्मक असर पड़ा है। 30 जून को जब ये फैसला लिया गया था, तब घरेलू बाजार में प्याज के खुदरा दाम 30 से 35 रुपए प्रति किलो और थोक भाव 22 से 28 रुपए प्रति किलो की दर पर था। न्यूनतम निर्यात मूल्य में की गई वृद्धि के बाद प्याज के मूल्य गिरे हैं और आज प्याज की खुदरा कीमत 20 से 25 रुपए प्रति किलो चल रही है। प्याज के मूल्य में आई गिरावट के अलावा प्याज के दामों में स्थिरता आई है। महाराष्ट्र के लासलगांव में भी प्याज के दामों में कमी देखी जा रही है। मौसम में अब गर्मी का असर कम हो गया है। ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के अधिकांश इलाकों और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाकों में बरसात होने से इन इलाकों के तापमान में कमी आने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में भी बरसात होने की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान बहनों और भाइयों, हमें बेहद खुशी होती है जब दूर दराज के गांव, इलाकों और कस्बों से हमें आपके पत्र प्राप्त होते हैं। जब उन सवालों को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, यकीन मानिए, कि आज का किसान कितना जागरूक है।
वो चाहता है कि पशुपालन और खेती में उसे किसी तरह का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। साथ ही वो नई नई तकनीकों का भी प्रयोग करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं आपकी चिट्ठी अंक में कि आज हमें कौन कौन से पत्र प्राप्त हुए, जिसका जवाब देंगे कृषि मंत्रालय के अपर आयुक्त YR मीना। आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका खतों का जब सिलसिला हमारे साथ शुरू होता है तो निश्चित तौर पर हमको बहुत ऐसी जिज्ञासा होती है कि आपने इस खत में क्या कुछ लिखा है, और हम इन खत में जो पूछे गए सवाल हैं उनको संजोकर जा पहुंचते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। और आप जानते ही हैं कि हम जो खत होते हैं उनके सवालों को लेकर के विशेषज्ञ तक उसकी जानकारी आपकी उन तक पहुँचाते हैं और उनसे जवाब लेते हैं। और आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो आपके जाने माने विशेषज्ञ हैं डॉक्टर YR मीना साहब, जो अवर आयुक्त कृषि विस्तार हैं, भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसमें है। और मीना साहब, एक बात देखने की है कि मैं जब ये देख रहा था तो हमारे पास जो चिट्ठियां आई हैं उसमें निश्चित तौर पर ईमेल की संख्या ज़्यादा है। तो ये कहा जा सकता है कि हमारा किसान अब जागरूक हो गया है और निश्चित तौर पर हाईटेक हो गया है। तो खैर, मैं ख़तों का सिलसिला शुरू करता हूं और ये पहला ख़त लेता हूं। भाई अनु गुप्ता का आया है, जो कि ग्राम पडेरिया, खीरी, उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं। और एक जागरूक किसान हैं ये, पहले भी इनके खत आते रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि जो किसान मेले हैं, खासकर जो कृषि विश्वविद्यालय में लगते हैं, वो कहाँ कहाँ लगते हैं और कब कब लगते हैं, और खासकर इनके जो क्षेत्र के कृषि मेले हैं उनसे ये कैसे लाभ उठा सकते हैं। मैं गुप्ता जी को बताना चाहूँगा कि हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं देश भर में जी, वो सभी कृषि विश्वविद्यालय आमतौर पर साल में 2 बार मेलों का आयोजन करते हैं, एक रबी में और एक खरीफ में। और जब भी मेलों का आयोजन किया जाता है उससे कई महीने पहले से हमारे कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिक वो तैयारी करते हैं और किसानों को किन किन किस्मों की सिफारिश की जानी है उनको वो लगाते हैं बाकायदा क्रॉप कैफेटेरिया या डेमोस्ट्रेशन प्लॉट में। और मेले के टाइम किसानों को जीवंत प्रदर्शन उनको दिखाया जाता है कि देखिए क्या किस्मों की खासियत है, किस तरीके से वो ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और इन मेलों में विशेष फायदा होता है किसानों को, उन्नत बीज, उन्नत खाद और पौधे ये सब एक जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं। बैंक के लोग भी वहाँ पर बुलाए जाते हैं, मशीनरी के लोग बुलाए जाते हैं। तो कोई भी मशीनरी खरीदना चाहे, वित्तीय सहायता लेना चाहे, मिट्टी के या पानी के नमूनों की जांच कराना चाहे किसान, तो ये सारी सुविधा मेले के दौरान किसानों को उपलब्ध होती है। और कृषि साहित्य काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर उपलब्ध होता है, विषय विशेष पर या फसलों वार, जैसे मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, धान की खेती, इस तरीके से मुफ्त में आमतौर पर किसानों को कृषि साहित्य भी वितरित किया जाता है। अब तो ये कहाँ, किस तरीके से ये संपर्क करें और कहाँ पर ये मेले लगेंगे? खासकर हमारे जैसे गुप्ता जी पूछ रहे हैं, लखीमपुर खीरी से हैं जी, तो इनको तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो फैजाबाद कुमारगंज में है, वहाँ पर संपर्क करना चाहिए, विस्तार संभाग में। और कब वो तारीख पहले से पता कर लें और उसमें भाग लें तो निश्चित तौर पर इनको कृषि मेले से फायदा मिलेगा। और ये जो भी चाहें बीज, खाद या दूसरे उन्नत किस्म के पौधे, वो भी वहाँ से ये खरीद सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर खास बात है कि जागरूकता दिखाइए, क्योंकि ये मेले आम तौर पर जब कुनकुनी धूप शुरू हो जाती है, हमारी सर्द हवाएं शुरू हो जाती हैं, यानी जाड़े की शुरुआत होती है, तब अक्सर लगते हैं। और मार्च, अप्रैल, फरवरी यही एक दौर चलता है। अब डॉक्टर साहब, मैं एक अगला खत क्या है ये मैं देखता हूँ कि ये ईमेल आया हुआ जी। ईमेल है ये भाई शिवराज शर्मा का, जो अजमेर से लिख रहे हैं। और एक सवाल नहीं है सर, इन्होंने 2 सवालों को आपस में जोड़ा हुआ है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये करौंदे, आंवला और नींबू के पेड़ लगाना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है कि ये पौधे ये लगा सकते हैं और ये कहाँ से मिलेंगे? करौंदा, आंवला, नींबू, बेर, अनार, ये सब पौधे जी अजमेर में हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। और कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए इनको अपने निकटतम जो बागवानी अधिकारी हैं उनको संपर्क करके, क्योंकि बागवानी विभाग ना सिर्फ किसानों को उन्नत जो किस्म के पौधे हैं उपलब्ध कराता है, किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और बागवानी विभाग के तहत अगर बाग लगाते हैं, बगीचे लगाते हैं, तो वित्तीय सहायता भी हमारे किसान भाइयों को मिल सकती है। तो अपने निकटतम बागवानी अधिकारी को संपर्क कर लें, या अजमेर में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। KVK में भी काफ़ी हद तक पौधे भी तैयार किए जाते हैं। और नहीं तो वो विश्वसनीय जो नर्सरी है, पौधशाला है, उसका वहाँ से पता ले करके
और ये बागवानी का अपना बगीचे का कारोबार शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक ये अगला खत आया है, बल्कि ये चिट्ठी कही जाए तो ये थोड़ा लिख करके आई है और बहुत ही खूबसूरत है। एक तरह से देखा जाए तो माटी की जो सौंधी सुगंध है इसमें महक आ रही है और ये अंजलि बहन की है, जो साफ जाहिर ये कर रही हैं कि महिला सशक्तिकरण की एक जागरूकता वाली स्थिति आ चुकी है और वो ये चाहती हैं कि जो उनका खेत है उस खेत में वो गोबर गैस प्लांट लगाना चाहती हैं। तो इस गोबर गैस प्लांट को यानी संयंत्र को हम कैसे लगा सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। गोबर गैस का जो संयंत्र लगाना है, बायोगैस प्लांट जो हम बोलते हैं, एक तो सरकार की कई योजनाओं के तहत इसको मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है और खासकर KVIC जो खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन जो है वो बहुत बढ़ावा देता है और जिले स्तर पर जैसे DRDA है या जिला विकास अभिकरण जो हम कहेंगे उसके अधिकारी इसमें से मतलब मदद करते हैं। उनसे संपर्क करके एक तो प्रशिक्षण की जरूरत है, प्रशिक्षण लें अपनी आवश्यकता के हिसाब से, क्योंकि ये बायोगैस प्लांट अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। आपके पास कितने जानवर हैं, कितना गोबर रोज पैदा होता है, उसी के हिसाब से ये लगाएं और जिला विकास अभिकरण के संपर्क में आके प्रशिक्षण लेकर के अगर बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो वित्तीय सहायता भी जो छूट है, जो अनुदान है, उसका लाभ भी लिया जा सकता है और प्रशिक्षण लेने का फायदा यह होगा कि इसको सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। कई बार देखा जाता है बायोगैस प्लांट हमारे किसान भाई लगा तो लेते हैं लेकिन बीच में छोटी छोटी कोई समस्या आती है, उसकी वजह से वो उसको सुधार नहीं कर पाते और बंद पड़े रहते हैं। तो प्रशिक्षण लेकर के जिला विकास अभिकरण या KVIC का जो ऑफिस हो वहाँ से संपर्क करके और तब इसको चलाएं, लगाएं, तो आपको वित्तीय सहायता और फाइनेंशियल जो मदद है वो भी मिलेगी। ये मैं अगला एक ईमेल ले रहा हूँ डॉक्टर साहब, और ये ईमेल है जीवन RD जो उडुपी कर्नाटक से लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं साफ इसमें कि इन्होंने कुछ मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं लेकिन मिर्च के पौधों में कुछ में मुड़ना शुरू हो गया है पत्तियों का। इस मुड़न का क्या कारण है और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? मिर्च में एक विशेष समस्या होती है, ये इसको हम बोलते हैं विषाणु रोग। जी पर्ण कुंचन या विषाणु रोग, लीफ कर्ल वायरस। तो ये आमतौर पर टमाटर, बैंगन, मिर्च इसमें काफ़ी होता है, लेकिन मिर्च में इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पूरा पौधा झाड़ीनुमा बन जाता है। बहुत कम फल लगते हैं, फूल गिर जाते हैं, पत्तियां भी गिर जाती हैं और कुछ फल लगते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे। तो विषाणु रोग जैसे मैंने बताया और इसकी बहुत प्रभावी तरीके से रोकथाम नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आप पौध जो तैयार करें वो विषाणु रहित हो, स्वस्थ हो। उसके लिए आजकल जैसे ये पॉलीनेट जो नेट हाउस है उसमें अगर पौधे तैयार करते हैं, ग्रीन हाउस में करते हैं तो वो पौध सुरक्षित रहती है विषाणु रोग से और स्वस्थ पौध होती है, वो लगाएं। अगर फिर भी कहीं आपके खेत में ये आ रही है आपकी लीफ कर्ल वायरस, तो इसके लिए आप जो रोगी पौधे हैं शुरू में जैसे ही आपको नजर आए उनको उखाड़ के नष्ट कर दें, दबा दें या जला दें। और बचे हुए पौधों पर एक तो डाइमेथोएट दवा है, डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10 दिन के अंतराल पर कम से कम 3 बार छिड़काव कर दें। और मेलाथियन दवा का छिड़काव भी कर सकते हैं 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से। उसको अगर 2-3 बार छिड़केंगे तो काफ़ी हद तक ये विषाणु रोग का प्रभाव कम होता है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका है स्वस्थ पौध तैयार करें और इस रोग के प्रतिरोधी किस्में भी हैं जैसे पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला है, ऐसी किस्में लगाएं तो इस जो रोग का प्रभाव काफ़ी कम होता है। और जीवन भाई मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताऊंगा कि जो पूसा ज्वाला किस्म है निश्चित तौर पर वो विषाणु रोधी किस्म है और इस किस्म की खास बात यह है कि बहुत अच्छी उपज देती है। मध्य प्रदेश के एक किसान ने जब पूसा ज्वाला की शुरुआत की तो छोटा किसान था, मध्य वर्गीय मतलब जिसको कहते हैं सीमांत किसान, लेकिन उसकी इतनी उपज हुई कि उसको बहुत आमदनी और उसने एक बहुत बड़ा भवन बनाया, तैयार किया और उस भवन का नाम ही ज्वाला भवन रख दिया। अपने आप में एक बड़ा वो आज तक का एक बड़ा एक उदाहरण, सटीक उदाहरण है कि किस तरीके से पूसा ज्वाला ने उसको एक सफलता दिलाई। और ये अगला मैं जो पत्र देख रहा हूँ वो है विनोद पवार साहब का। विनोद पवार साहब, मेरी सबसे पहले तो आपसे एक दरख्वास्त है ये कि कृपया करके आप और आप जैसे और भी आपके साथी हैं, कृपया करके पता अवश्य लिखा करिए कि आप कहाँ से लिख रहे हैं हमको खत। इसमें आपने पता नहीं लिखा है। होता क्या है कि जब हम आपका स्थान समझ जाते हैं कि कहाँ से बोल रहे हैं तो उस स्थान विशेष से के लिए हम अपने विशेषज्ञ से आपको खास जानकारी, खास सलाह दिला सकते हैं। खैर, इन्होंने स्ट्रॉबेरी की जो फसल है उसको लगाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये चाहते हैं कि इनको सही प्रशिक्षण मिल जाए। तो वो प्रशिक्षण कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ से मिलेगा?
प्रशिक्षण के लिए वैसे कृषि विज्ञान केंद्र जी। हर जिले में स्थित हैं और बागवानी विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र में होते हैं। तो वो क्षेत्र विशेष के हिसाब से एरिया में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चल सकती है, कौन सी फसलें उगा सकते हैं, जी 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 जी। क्या फल लगा सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, उसको ध्यान में रख के वो प्रशिक्षण देते हैं किसान भाइयों को। ऑन कैंपस प्रशिक्षण होता है 15 दिन का, महीने भर का, उसमें आप भाग ले सकते हैं। और कभी कभी विशेषज्ञ किसानों के गांव में भी जाते हैं और एक दिन की वही मीटिंग करके प्रशिक्षण किसानों को देते हैं। इसके अलावा आप अपने निकटतम जो कृषि विश्वविद्यालय है जी जी। उसके बागवानी संभाग में संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बेहतर होगा आप बागवानी विभाग, उसके जो आपके निकटतम बागवानी अधिकारी हैं उनको संपर्क करें। वो आपको कहीं ना कहीं किसी प्रशिक्षण में नामित करेंगे, आपका कोई खर्चा नहीं होगा और अच्छी प्रशिक्षण, अच्छा ट्रेनिंग लेकर के और आप स्ट्रॉबेरी या कोई दूसरे जो हाई वैल्यू फ्रूट हैं या सब्जियां हैं वो आप लगा सकते हैं। और अगर चाहें तो हाईटेक जो हॉर्टिकल्चर आजकल हम बोलते हैं, संरक्षित खेती, जी जी। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी आप प्रशिक्षण लेकर के वित्तीय सहायता ले सकते हैं। सरकार से मिल सकती है वित्तीय सहायता, तो आप चूकेगा नहीं, वित्तीय सहायता लीजिए। और भी जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं वो भी इसका लाभ उठाएं। और डॉक्टर साहब, ये मैं अगला खत ले रहा हूँ, ये भाई हमारे जागेश्वर प्रसाद वर्मा जी का आया है, जो कि जामताड़ा झारखंड से लिख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनका एक प्लॉट है और इस प्लॉट में वो चाहते हैं कि पॉली हाउस या पॉली नेट के द्वारा सब्जियां शुरुआत करें, तो वो किस तरीके से करेंगे? क्या इस पर कोई उनको सब्सिडी भी मिलेगी? जी हाँ, सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम कहते हैं, संरक्षित खेती। और ये संरक्षित खेती होती है, विपरीत परिस्थितियों में भी आप कोई भी सब्जी, फल, फूल आप पैदा कर सकते हैं ग्रीन हाउस, पॉली हाउस या लो टनल टेक्नोलॉजी के तहत। और इन स्ट्रक्चर्स को, ये स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बनाने के लिए किसानों को सरकार की ओर से अलग अलग योजनाओं के तहत, जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, ये सब वित्तीय सहायता देते हैं, किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं। तो वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसकी ओर जा सकते हैं प्रशिक्षण लेकर के, तो निश्चित तौर पर उनको वित्तीय सहायता मिलेगी। और जैसे उसके अंदर आप ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के अंदर टमाटर, शिमला मिर्च या फूलों में जैसे कार्नेशन है, ग्लेडियोलस है, ये कई तरह की चीज़ें, आप गुलाब है, कोई भी उगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं एक बात आपसे, मतलब बाकी सारे जो हमारे खत आए उनमें ज़्यादातर कुछ खत ऐसे भी आए, वो ये जानना चाहते हैं कि इस समय जो स्थिति है मानसून की, कहीं बरसात ज़्यादा हो रही है और कहीं पता चला है बिल्कुल सूखा है, और सूखे का एक बड़ा स्पेल जिसको कहते हैं वो सूखा होता चला जा रहा है। तो ऐसी दशाओं में आप किसान को मोटे मोटे तौर पर क्या सलाह देंगे? खासकर किसानों के लिए ऐसी परिस्थिति में, एक तो जहां बारिश लेट, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गई है, जी जी, तो जो खरीफ की फसलें बोते हैं उसमें एक तो दलहन की फसलें कम समय में पक के तैयार होती हैं, कम पानी की ज़रूरत होती है। दलहन में मूंग, मोठ, उड़द, ग्वार वगैरह भी लगा सकते हैं। जी जी जी। तो ये कम उससे पैदा हो सकती है, या कुछ भी नहीं तो फॉडर के लिए चरी या ज्वार, जिससे कम से कम उनके पशुओं को कुछ मिल सके। तो ये किस्में लगा करके और काफ़ी हद तक उससे बचा जा सकता है। बाकी खासकर जो शुष्क क्षेत्र हैं उनमें हमेशा हम किसानों को प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ज़मीन में फल बागान लगाएं। जैसे बेर है, आंवला है, बेलपत्र है, करौंदा है, सीताफल है। ये ऐसे फल हैं जो विषम परिस्थितियों में, जब सूखे की स्थिति हो, तब भी किसान को कुछ ना कुछ उपज देते हैं। और इससे बड़ा सिंबल, किसान को बड़ी मजबूती, एक आधार मिलता है। तो ऐसे बगीचे जरूर किसानों को लगाना चाहिए। जब विपरीत परिस्थितियों में परंपरागत फसल जब नहीं आए, तो उनको कम से कम इन फल बागानों से कुछ ना कुछ आमदनी हो सके। तो डॉक्टर वायर मीना साहब, निश्चित तौर पर ये जो आज हमारे खत रहे, हमारे जीमेल रहे, उसमें एक बड़ी ज्ञानवर्धक बात लोगों को मिली आपसे, और आपने जो ज्ञानवर्धक हमको कृषि की जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आप चिट्ठी या जीमेल हमको भेज रहे हैं तो उसमें कृपया करके अपने नाम के साथ साथ अपना पता अवश्य लिखें। और हाँ, हमको ये बताएं कि इसमें आपको क्या कुछ और चाहिए और इससे हमारे इस कार्यक्रम में क्या कमी रहती है, जिससे कि हम इसको सुधार सकें। हमारी प्रशंसाओं के बजाय अगर आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं इस बात पर देंगे कि हम इसको और कैसे सुधार सकें, तो हमको भी बेहतर होगा और आपके लिए भी एक अच्छा कार्यक्रम तैयार होगा। तो इसी के साथ हम अपना ये आपकी चिट्ठी, आपके मील कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर
twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान बहनों और भाइयों, आप सभी से गुजारिश है, एक प्रार्थना है कि जब भी आप हमें पत्र भेजें या फिर ईमेल भेजें तो उसके साथ अपनी जगह का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे कृषि विशेषज्ञ उस जगह की जलवायु, तापमान, उपलब्धता और परिस्थिति के अनुसार आपके सवालों का जवाब दे सके, ताकि आपको मिले पूरी जानकारी। फिलहाल आज कृषि दर्शन में इतना ही। सोमवार को आप देख सकेंगे ICAR द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह की कुछ झलकियां। और कृषि दर्शन की पूरी टीम आपसे लेती है इजाजत इसी संदेश के साथ कि फल फूलों से लदे रहें आपके बगीचे, लहलाते रहे खेत खलियान, बढ़िया हो पशुपालन, बढ़िया हो पैदावार और सुखी और खुश रहे हर किसान। नमस्कार।